गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में शब्दों के वर्गीकरण में स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी शब्द पढ़ा। आज हम लोग दूसरे शब्द भेद को पढ़ते हैं, जो रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद है। तो रचना या बनावट के आधार पर बच्चों, आपको तो पता है कि जो शब्दों का निर्माण होता है किससे होता है? वर्णों के संयोग से। वर्णों का जो मेल होता है उसी से हम जो है शब्द की रचना होती है। परंतु वर्णों के संयोग से शब्द किस प्रकार बनते हैं, इस आधार पर शब्दों के तीन भेद माने गए। वर्णों के संयोग से किस प्रकार बनते हैं, इस आधार पर शब्दों के तीन भेद माने गए हैं। देखिए यहाँ तीन भेद कौन से हैं। ये रचना के आधार पर शब्द भेद, देखिए रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद माने गए हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये तीन प्रकार के भेद हैं, शब्द भेद। तो पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिन्हें सार्थक खंडों में बांटा नहीं जा सकता, वही शब्द जो है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों को सार्थक खंडों में बांटा नहीं जा सकता, यानी जिनको तोड़ा जाए, अलग किया जाए तो उनके टुकड़े जो है सार्थक ना हो, कोई अर्थ ना व्यक्त करें, वे शब्द जो है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखिए नीचे आपकी बुक में परिभाषा दी है, जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना हो, वे शब्द रूढ़ कहलाते हैं। मतलब परंपरा से चले आ रहे हैं कि ये शब्द इसके लिए, इस शब्द का प्रयोग इस चीज के लिए किया गया है, तो वो हमेशा से हम लोग उसको बोलते आ रहे हैं कि ये इस चीज के लिए शब्द का प्रयोग है। लेकिन अगर उसके हम टुकड़े करेंगे, उसको अलग करेंगे, तो इसके खंड होने के बाद इसके कोई अर्थ नहीं निकलते। देखिए ऊपर दिए गए शब्दों के खंड करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, कौन कौन से? ऊपर उदाहरण में रूढ़ शब्द क्या दिया गया? महल, घर, विद्या और पुस्तक। देखिए यहाँ पे ये हमारे बुक में ये तीन उदाहरण दिया है, महल, घर, विद्या और पुस्तक, ये तीन उदाहरण दिए गए हैं। तो ये तीनों उदाहरण से हमको यहाँ देखना है कि कैसे हम इनको तोड़ेंगे और इनके अर्थ जो है नहीं होते। तो पहला शब्द देखिए यहाँ पे है, ये देखिए महल है। तो महल, देखिए ये महल यहाँ पे है। महल को अगर हम इनको तोड़ेंगे तो देखिए इनका क्या, मह धन ल। देखिए यहाँ पे दिखाया है मह धन ल। तो मह का भी कोई अर्थ नहीं होगा और ल का भी कोई अर्थ नहीं होगा, ये कोई अर्थ व्यक्त नहीं कर रहा है। उसी तरह घर है तो घ धन र, ये देखिए यहाँ पे घ है, यहाँ पे र है, ये भी दोनों, घ का भी कोई अर्थ नहीं है, सार्थक अर्थ नहीं व्यक्त कर रहा है, और र भी नहीं। नेक्स्ट है वि धन द्या, विद्या के लिए है। विद्या को अगर अलग करेंगे तो क्या होगा? वि धन द्या। तो यहाँ पे विद्या का वी का मतलब भी कुछ नहीं हुआ अर्थ, और द्या का भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट है पुस्तक। पुस्तक का पुस, देखिए स के नीचे हलंत है तो इसका मतलब हुआ पुस, यानी आधा स, और धन तक, तो इनके भी कोई अर्थ नहीं बनते। तो इन खंडों के कोई अर्थ नहीं निकलते हैं, इन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं है। फिर भी जब इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में इन शब्दों के अर्थ आ जाते हैं। इस प्रकार रूढ़ शब्दों में दो बातों का ध्यान देना चाहिए। क्या दो महत्वपूर्ण बातें हैं? देखिए कौन कौन सी बातें जो हैं, जिन बातों का महत्वपूर्ण है रूढ़ शब्दों के लिए, कि पहला तो ये है कि
इन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। इन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता या इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। ये तो पता है ना कि इनके खंड तो होते हैं परंतु इनका कोई अर्थ नहीं होता। और दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है ये कि इन शब्दों का प्रयोग परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए किया जाता है। परंपरा से घर किसी विशेष चीज के लिए बोला गया है, पुस्तक किसी विशेष चीज के लिए बोला गया है, तो ये परंपरा से बोला गया है, इसका नाम दिया गया है। इसके अगर हम टुकड़े करेंगे इसका तो खंड किए जाएं तो खंड तो हो जाएंगे लेकिन इन खंडों का कोई अर्थ नहीं होगा, तो ये रूढ़ शब्द हो गए। तो बच्चों नेक्स्ट है यौगिक शब्द। देखिए रूढ़ के बाद दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द की परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा मैं बता रही हूं कि ऐसे शब्द जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। या आपकी पुस्तक में देखिए परिभाषा दी गई है, इन शब्दों का अर्थ इनके टुकड़ों के अर्थ के अनुसार ही होता है, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द मतलब इनके टुकड़े होते हैं लेकिन इनको हम सार्थक यानी इनका कोई अर्थ हो सकता है। तो बच्चों देखिए यौगिक शब्द में यहाँ 3 शब्द दिए गए हैं, विद्यार्थी, पुस्तकालय और स्वर्ण महल। तो यहाँ 3 शब्द हैं, देखिए विद्यार्थी, पुस्तकालय और ये स्वर्ण महल, ये 3 शब्द दिए गए हैं। ऊपर जो लिखे 3 शब्द हैं इनके खंड टुकड़े किए गए हैं। देखिए विद्यार्थी पहला है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का मतलब विद्या धन अर्थी। देखिए इसके टुकड़े जो हुए हैं तो पहले टुकड़े का क्या अर्थ है? विद्या, और अर्थी यानी विद्या को प्राप्त करने वाला इच्छुक, तो विद्या को प्राप्त करने वाला, विद्या का इच्छुक विद्यार्थी। नेक्स्ट है पुस्तक धन आलय। पुस्तक किताब के लिए हो गया, पुस्तक ही है, और आलय मतलब घर। तो पुस्तकों का जो घर होता है, पुस्तक का घर, उसको पुस्तकों के घर को क्या बोलते हैं हम? पुस्तकालय। पुस्तकालय एक शब्द हो गया लेकिन इसको तोड़े तो उसका अर्थ हुआ पुस्तक और धन आलय। नेक्स्ट है देखिए दोनों जो खंड किए गए हैं, बांटे गए हैं, शब्दों को तोड़ा गया, दोनों का अपना कोई सार्थक अर्थ है, उन खंडों का सार्थक अर्थ बताया गया। स्वर्ण धन महल, स्वर्ण महल, स्वर्ण महल किसको कहते हैं? स्वर्ण मतलब सोना और महल मतलब महल, तो सोने के महल को हम क्या बोलते हैं? स्वर्ण महल। तो स्वर्ण महल को अगर हम बांटेंगे, खंड टुकड़े करेंगे, तो स्वर्ण और महल दोनों का अलग अलग अर्थ होगा। सोने के महल मतलब स्वर्ण महल। तो बच्चों यौगिक शब्दों में भी कुछ विशेष बातें होती हैं जिनको ध्यान रखने की जरूरत है हमें। ये कौन कौन सी बातें हैं ये देखेंगे। देखिए यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं और उनके खंडों का अर्थ होता है। देखिए यौगिक शब्द भी जो हैं उनके क्या है? खंड किए जा सकते हैं। रूढ़ शब्द के तो खंड किए जा सकते हैं परंतु उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं और उनके खंडों का भी कोई अर्थ होता है। जैसे स्वर्ण धन महल, स्वर्ण महल का है सोने का महल, स्वर्ण का मतलब हुआ सोना और महल तो महल, सोने के महल यानी स्वर्ण महल, दोनों का अपना अपना अर्थ है। उसी तरह सेकंड वाला देखिए यौगिक शब्दों का वही अर्थ होता है जो उनके खंडों का अर्थ होता है। देखिए यौगिक शब्दों का भी वही अर्थ होता है जो उनके खंडों का होता है। स्वर्ण महल यौगिक शब्द ऊपर दिए गए हैं ना,
स्वर्ण महल। तो स्वर्ण महल, स्वर्ण मतलब सोना और महल मतलब महल, तो सोने के महल को स्वर्ण महल कहते हैं। तो देखिए, जो यौगिक शब्दों का भी वही अर्थ हुआ जो उसके खंडों का अर्थ होता है। सोने का महल या स्वर्ण महल दोनों एक ही बात है। तो बच्चों, यौगिक शब्द पढ़ लिए कि रूढ़ शब्द वह होते हैं जिनके तो खंड हो सकते हैं, परंतु खंड करने के बाद ये सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। और इन जो ये शब्द रूढ़ शब्द होते हैं, यह परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। और यौगिक शब्द वे होते हैं जिनके खंड तो किए जा सकते हैं, परंतु उन खंडों का एक विशेष एक अर्थ भी होता है। और दूसरी पॉइंट है कि यौगिक शब्दों का अर्थ वही होता है जो उनके खंडों का अर्थ होता है। तो बच्चों, हम लोग रूढ़ और यौगिक शब्द पढ़ लिए। अब नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, देखिए, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ ऐसे शब्द हैं जिनको खंडों में बांटा जा सकता है और उनके खंड अलग अलग अपना अर्थ व्यक्त न करके एक नए शब्द की ओर संकेत करते हैं। देखिए, यौगिक शब्द में तो क्या था कि उनको खंड में बांटा गया, लेकिन वो अपना अलग अलग अर्थ व्यक्त किए हैं दोनों शब्दों, खंड, दोनों टुकड़ों का, और जो उनका अर्थ हुआ यौगिक शब्द का, वही उन खंडों का भी अर्थ हुआ। लेकिन योग रूढ़ शब्द में क्या है कि योग रूढ़ शब्द जो है ऐसे शब्द हैं जिनको खंडों में बांटा जा सकता है। उनके खंड अलग अलग अपना अर्थ व्यक्त न करके एक नए शब्द की रचना करते हैं, एक नए शब्द की ओर संकेत करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुब्रीहि समास। इसमें ज्यादातर बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। जैसे देखिए, पंकज शब्द दिया है, पंकज योग रूढ़ शब्द है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में जो दिया गया है, उसमें देखिए योग रूढ़ शब्द की परिभाषा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक भी होते हैं तथा रूढ़ भी होते हैं। इन शब्दों में पहले दोनों भेदों की विशेषताएं पाई जाती हैं। यौगिक शब्दों के समान इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं तथा रूढ़ शब्दों के समान इनका विशेष प्रचलित अर्थ होता है। हम लोग रूढ़ शब्दों में पढ़े हैं ना कि एक विशेष अर्थ उनका होता है, पुस्तक तो पुस्तक, अर्थ, घर तो घर। और योग रूढ़ में क्या है कि उनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं और इनका कोई अर्थ भी होता है। तो देखिए, इसमें शब्द दिया हुआ है पंकज। यहाँ पे देखिए पंकज, पंकज पंक धन ज खंड हुआ है इसका, पंक धन ज। ये दोनों मिलकर किसी पंकज जो है, पंक धन ज, ये दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की तरफ, नए शब्द की तरफ संकेत कर रहे हैं जो कीचड़ में जन्म लेने वाला। पंकज का मतलब होता है जो कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल का फूल। पंकज का अर्थ होता है कमल का फूल। खंडों का जो अर्थ है पंक धन ज, पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जल। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल का फूल। उसी तरह चार पाई, चार धन पाई, इसका खंड हुआ चार पाई, चार पायों वाली। चार पाई का मतलब क्या होता है? जिसके चार पैर हों, चार पैरों वाला। तो चार पैरों वाला तो बहुत होता है, जानवर भी होते हैं चार पैरों वाले, लेकिन यहाँ पे चार पैरों वाले से मतलब उससे नहीं है। यहाँ चार किसी एक विशेष शब्द की ओर, नए शब्द की ओर संकेत कर रहा है। जब हम चार पाई बोलेंगे तो हमारा दिमाग, ध्यान उस तीसरे चीज की ओर चला जाएगा। चार पाई किसे बोलते हैं, इसका एक विशेष नाम दिया गया है
वो क्या है? वो 4 पैरों वाला खाट, जो खाट होती है उसे बोलते हैं। उसी तरह देखिए, एक मैं और उदाहरण दे रही हूँ, जैसे लंबोदर। लंबोदर एक शब्द अगर ले लिया जाए तो लंबा धन उदर, उदर मतलब पेट, लंबा मतलब लंबा, बड़ा पेट जिसका हो। तो लंबा पेट तो ऐसा नहीं कोई भी हो, लंबा का लंबा हो गया, उदर का उदर हो गया, दोनों का अर्थ हो गया। दोनों का तो अपना अर्थ है, लेकिन वो एक तीसरा नए शब्द की ओर संकेत कर रहा है। लंबोदर कौन है? लंबा है उधर किसका? गणेश जी की तरफ, गणेश भगवान की तरफ संकेत कर रहा है। तो बच्चों, आपने देखा कि खंडों का अर्थ है कीचड़ में जन्म लेने वाला, परंतु पंकज शब्द का प्रयोग कमल के लिए किया गया है। ठीक है, एक जो है पंकज शब्द का प्रयोग कमल के फूल के लिए रूढ़ हो चुका, क्योंकि कमल का फूल के लिए रूढ़ हो चुका, मतलब कमल के फूल के लिए ही ये पंकज शब्द नाम दिया जा चुका है। इसका प्रयोग कीचड़ में पैदा होने वाले अन्य पौधे तथा कीड़े मकोड़ों के लिए नहीं है कि पंकज का मतलब कीड़ा मकोड़ा हुआ, जन्म लेने वाला। पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में तो कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं, लेकिन नहीं, एक विशेष शब्द जो है, नया शब्द जो पहले से जिस शब्द को दिया गया है कि वही शब्द है जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए दिया गया है, पंकज, कमल का फूल। उसी तरह खाट के लिए भी है कि चारपाई का प्रयोग केवल खाट के लिए होता है, न कि 4 पायों वाले अन्य वस्तुओं के लिए। या लंबोदर का प्रयोग केवल गणेश के लिए, गणेश जी के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि जिसका पेट लंबा हो उसके लिए उसको हम लंबोदर कह दें, ऐसा नहीं है। तो बच्चों, योग रूढ़ शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, परंतु उनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में किया जाता है। विशेष अर्थ में विशेष शब्द, नए शब्द को बताते हैं, संकेत करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द अधिकतर बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण रहते हैं, शब्द रहते हैं, वही शब्द। बहुब्रीहि की क्या परिभाषा है कि किसी 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करता है, तीसरे की तरफ संकेत करता है। तो यहाँ 2 शब्द मिला है, पंक धन ज, 4 धन पाई और 4 पायों वाली यानी खाट। तो ये योग रूढ़ शब्द हो गया। तो बच्चों, आइए अब हम लोग निम्नलिखित शब्द किस श्रेणी में आते हैं उन्हें उचित स्थान पर लिखते हैं। नीचे देखिए लिखा है कि रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है और योग रूढ़ शब्द क्या है। तो बच्चों, आप लोगों को हमने समझाया है कि यौगिक शब्द कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं और योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। ये जो है आप अपने पुस्तक में स्वयं करेंगे, ये आपका गृह कार्य है।